Good morning, students. So today we are going to start our next topic, that is work energy theorem for a variable force. यही थ्योरम हमने पहले भी पढ़ी है, जिसके अकॉर्डिंग था वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर अ कांस्टेंट फोर्स, जिसमें हमने ये थ्योरम जो प्रूव की थी वो कांस्टेंट फोर्स के लिए की थी कि जब हम कोई भी बॉडी लेते हैं और उस पर क्या चीज़ अप्लाई करते हैं, कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करते हैं, तो हमारे पास आता है वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेन एवर द बॉडी इज मूविंग। बट अब हम ये थ्योरम प्रूव करेंगे फॉर अ वेरिएबल फोर्स। जैसे लास्ट टॉपिक में हमने पढ़ा है कि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स जब भी हम कैलकुलेट करते हैं तो दैट वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ एफ डी एक्स, वेयर एफ इज़ अ वेरिएबल फोर्स एंड डी एक्स इज़ द चेंज इन द एक्स। तो जब भी हम इसकी इंटीग्रेशन करते हैं फ्रॉम लोअर लिमिट टू अपर लिमिट, दैट इज़ एक्स आई टू एक्स एफ, इट इज़ ऑलवेज इक्वल टू वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे हमने अब वर्क एनर्जी थ्योरम प्रूव करनी है, जिसके अकॉर्डिंग वर्क एनर्जी थ्योरम वही सेम रहेगी कि वर्क डन जो है जब भी हम किसी भी बॉडी पे वर्क डन करते हैं, चाहे वो वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स हो, चाहे वो वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स हो, इट विल ऑलवेज लीड टू द चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। वो हमेशा किसी भी मूविंग बॉडीज़ की क्या चीज़ चेंज करती है, एनर्जीज़ को चेंज करती है। तो वर्क एनर्जी थ्योरम चाहे कांस्टेंट फोर्स हो चाहे वेरिएबल फोर्स हो, दोनों के लिए सेम ही रहेगी कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी, दैट इज वर्क डन इज इक्वल टू फाइनल एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ओके, सो यहाँ पे मेरे पास डायग्राम है। यहाँ पे मेरे पास इनिशियली मैंने एक बॉडी रखी है जिस पे आप वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर रहे हो। अब आपको पता है कि अगर आप किसी भी बॉडी पे कांस्टेंट फोर्स अप्लाई करोगे, ठीक है, तभी भी वो फोर्स उस बॉडी की स्पीड में चेंज लाएगी या उसकी स्टेट को चेंज करेगी। या फिर अगर आप किसी भी बॉडी पे वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर रहे हो तो वेरिएबल फोर्स भी उस बॉडी की स्टेट को चेंज कर सकती है एज वेल एज उसकी स्पीड के मैग्नीट्यूड को चेंज कर सकती है। तो यहाँ पे भी वही होगा कि जब हम इस पर वेरिएबल फोर्स अप्लाई करेंगे तो लेट द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ दिस ऑब्जेक्ट इज यू एंड दिस इज इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। इनिशियल डिस्प्लेसमेंट यानी कि बॉडी की इनिशियली यहाँ पे खड़ी है और एक्स की वैल्यू मैंने एक्स आई ली है। एक्स आई मीन्स इनिशियल डिस्प्लेसमेंट। और जब हमने उस पर वेरिएबल फोर्स अप्लाई की तो आफ्टर कवरिंग सम डिस्टेंस, यानी कि अब उसकी डिस्प्लेसमेंट होगी एक्स एफ, फाइनल डिस्प्लेसमेंट जो एक्स एफ। मान लो यहाँ पे 2 मीटर पे खड़ा था और कुछ डिस्टेंस करने के बाद, कवर करने के बाद, फॉर एग्जांपल 5 मीटर पे हम उसकी स्पीड देख रहे हैं, तो 5 मीटर जो है उसको मैंने एक्स एफ से रिप्रेजेंट किया है। तो आप जब उस पर फोर्स लगा रहे हो तो ऑब्वियस सी बात है उसकी वेलोसिटी जो है, स्पीड जो है वो चेंज हो जाएगी। तो यहाँ पे उसकी कुछ डिस्टेंस कवर करने के बाद उसकी स्पीड v आ गई, यानी कि वेन एवर एक्स आई इज़ देयर देन द स्पीड ऑफ द बॉडी इज़ u एंड वेन एवर द final displacement of the body we are considering, then the speed of the body is taken as a v. So at this stage the kinetic energy, which is initial kinetic energy, so I am representing initial kinetic energy by this symbol ke, और आगे मैंने I लगाया है, it is equal to half mu square, where m is the mass of this body, and at the final stage the final kinetic energy is represented by kef, that is equal to half mv square. अब आपको ये पता करना है कि जब आप इस पर वेरिएबल फोर्स लगा रहे हो तो वेरिएबल फोर्स की वजह से फोर्स लग रही है, मूवमेंट भी हो रही है, यानी कि वर्क डन हो रहा है, तो वो वर्क डन किसके इक्वल आएगा, ये भी सेम वैसे ही आएगा। तो आपको पता है यहाँ पे बॉडी की स्पीड में चेंज आ रहा है, तो आपको पता है काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू हाफ एम वी स्क्वायर होता है। तो यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? क्योंकि जब हम उस पर वेरिएबल फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसकी वजह से उसकी स्पीड में चेंज आ रहा है, और जब स्पीड में चेंज आएगा तो ऑटोमेटिकली बॉडी की काइनेटिक एनर्जी चेंज होगी। तो अब हम ये बताएंगे कि बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में चेंज बताना है आपने। तो जब भी हम चेंज बताते हैं तो वी आर ऑलवेज यूजिंग अ डिफ्रेंशिएशन। डिफ्रेंशिएशन में हम क्या करते हैं, चेंज इन वन बॉडी या वन क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर बताते हैं। जैसे डी वाई बाई डी एक्स करते हैं, तो डी वाई का मतलब क्या होता है, चेंज इन वाई विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स। वैसे ही अब हम बताएंगे कि विद रिस्पेक्ट टू टाइम, कि टाइम के रिस्पेक्टिवली आपकी बॉडी की काइनेटिक एनर्जी में कितना चेंज आ रहा है। तो चेंज को बताने के लिए, क्योंकि यहाँ पे चेंज ही आ रहा है फोर्स की एप्लीकेशन से, तो आप ये बताएंगे कि कितना चेंज आ रहा है। तो वो चेंज को रिप्रेजेंट करने के लिए मैंने इस इक्वेशन को डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो मेरे पास क्या इक्वेशन बनेगी, डिफरेंशिएशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज रिटन एज डी काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो आपको बोथ साइड डिफरेंशिएशन करनी पड़ेगी, तो राइट हैंड साइड आपके पास ये टर्म बन जाएगी। ओके, सो डिफरेंशिएशन में एज यू ऑल नो, जो आपके पास कांस्टेंट टर्म्स होती है उसको हम इन डिफरेंशिएशन से बाहर लेके जाते हैं। तो यहाँ पे हाफ और m जो है दैट इज़ अ कांस्टेंट टर्म, ये बाहर आ जाएगी। डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर यानी कि स्पीड की स्क्वायर करेंगे। तो यहाँ पे आप डिफरेंशिएशन जब आप करेंगे, जो आपके पास मेथड है आप वही अप्लाई करेंगे, हाफ m एज इट इज़ डिफरेंशिएशन ऑफ v स्क्वायर। तो आपको पता है पावर फ्रंट में आ जाएगी,
बेस रिमेन सेम, पावर में से एक नंबर माइनस हो जाता है और बेस की दोबारा से डिफ्रेंसिएशन होती है। तो बेस आपकी वेलोसिटी है, तो वेलोसिटी की आप फिर से डिफ्रेंसिएशन करोगे विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ओके, तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा हाफ m इंटू 2v इंटू डी वी बाय डी टी। यहाँ से 2 से 2 आपका कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास बचेगा m v डी वी बाय डी टी। तो ये आपके पास फॉर्मूला बन जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज इक्वल टू m v डी वी बाय डी टी। एंड वी ऑल नो कि अगर आपकी बॉडी की वेलोसिटी में चेंज आ रहा है, यहाँ पे वेलोसिटी जो चेंज हो रही है, तो वेन एवर देर इज़ अ चेंज इन द वेलोसिटी इट मीन्स देर इज़ सम एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड इन द बॉडी। तो वहाँ पे कुछ ना कुछ एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस होगी ही होगी। तो यहाँ पे एक्सेलेरेशन मुझे यहाँ से रिप्रेजेंट हो रही है, डी वी बाई डी टी चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, दैट इज़ एक्सेलेरेशन, वो एक्सेलेरेशन आती है। तो यहाँ से मैं चेंज कर दूँगी फॉर्मूला, तो आपके पास बन जाएगा एम वी इंटू ए, जिसको मैंने ए को पहले लिख दिया एम ए इंटू वी। आपको निकालना है वर्क डन। तो आपको पता है वर्क डन जब आप निकालते हैं तो वर्क डन का फॉर्मूला ये होता है, वर्क डन जब भी आपने निकालना है, क्योंकि वर्क एनर्जी थ्योरम है तो आपको बताना है कि वर्क डन किसके इक्वल होता है। तो आपको ये फॉर्मूला बनाना है, क्योंकि वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स का फॉर्मूला ये होता है, फोर्स आनी चाहिए साथ में डिस्प्लेसमेंट आनी चाहिए। तो ये सारी जितनी भी मैथमेटिकल कैलकुलेशन हो रही है वो आप ये फॉर्मूला बनाने के लिए कर रहे हो। ओके, तो यहाँ पे आप यहाँ पहुँचोगे, तो यहाँ पे m इंटू ए मास इंटू एक्सलेशन दैट इज़ द फोर्स। तो ये मेरे पास कौन सी फोर्स आएगी, दिस इज़ नॉट अ कांस्टेंट फोर्स, दिस इज़ अ वेरिएबल फोर्स। मैग्नीट्यूड आप चेंज करोगे तो एक्सेलेरेशन प्रोड्यूस्ड भी कैसी होगी, चेंज होगी। तो यहाँ पे ये आपके पास वेरिएबल टर्म आ जाएगी, तो ये बन जाएगा f इंटू वी। ओके, तो आपके पास जो फॉर्मूला है इस पर आपके पास f आ गया, अब आपको dx बनाना है। ओके, तो यहाँ पे मेरे पास बन गया v। तो आपको पता है वेलोसिटी होता है चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम, क्योंकि ये फॉर्मूला बनाने के लिए मुझे f और dx चाहिए, वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स के लिए फोर्स और डिस्प्लेसमेंट चाहिए। फोर्स मेरे पास आ गया, डिस्प्लेसमेंट मैंने बनानी है, dx मैंने बनाना है, तो वो यहाँ से बन जाएगा। वेलोसिटी को मैंने dx बाई डी टी लिख दिया, तो आपके पास बन जाएगा d बाई डी टी ऑफ काइनेटिक एनर्जी दैट इज इक्वल टू f dx बाई डी टी। तो आपको चाहिए f इंटू डी एक्स, तो ये तो बन गया। यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में dt है, राइट हैंड साइड में dt है, एक दूसरे के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास ये टर्म बन गई। ओके, तो आपको यही तो बनाना था। अब आपको क्या करना है, ये है चेंज इन काइनेटिक एनर्जी और ये फोर्स इंटू डी एक्स, वेयर फोर्स इज़ अ वेरिएबल फोर्स। तो यहाँ पे मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है कि अब आप लिमिट्स लगाओगे, क्योंकि आपको लिमिट्स लगानी होती है, टोटल वैल्यू निकालनी है आपने, कितनी वैल्यू आई है। तो यहाँ पे आपको बताया कि जब आपके पास x की वैल्यू x आई है, इनिशियल डिस्प्लेसमेंट दी है, तो बॉडी की वेलोसिटी जो है, सॉरी स्पीड जो है वो u है, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी इनिशियली हम लिखेंगे हाफ एम यू स्क्वेयर, ये इनिशियल है। और जब एक्स एफ बना है आपके पास, तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी के ई एफ लिखा है हमने, तो यहाँ हम लिमिट्स बनाएंगे। तो व्हेन x इज इक्वल टू एक्स आई, सो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी इनिशियल, और जब x इज इक्वल टू एक्स एफ बन गया तो काइनेटिक एनर्जी जो है वो फाइनल काइनेटिक एनर्जी आ गई। क्योंकि आपको पता है वर्क डन जब आप निकालेंगे तो वर्क डन में मुझे इंटीग्रेशन चाहिए होती है, ये इंटीग्रेट करेंगे, तो इसलिए मुझे क्या करना है, अब यहाँ पे इंटीग्रेट आप एक तरफ तो कर नहीं सकते, यहाँ पे भी आपको इंटीग्रेशन बोथ साइड करनी पड़ेगी। तो जब आप इंटीग्रेशन करते हो तो यहाँ पे लिमिट्स के साथ करनी है, तो मैंने इंटीग्रेटिंग बोथ साइड कर दिया। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आएगा इंटीग्रेशन बोथ साइड, तो ये आ जाएगा। ओके, अब लिमिट्स आप ध्यान में रखेंगे, जिसके साथ डी लगा होता है, जिस भी नंबर के साथ डी लगा होगा लिमिट्स उसी की लगती है। जैसे फॉर एग्जांपल यहाँ पे डी एक्स, यहाँ एक्स के साथ डी लगा है, तो यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट जो है वो एक्स की आएगी। यहाँ पे काइनेटिक एनर्जी के साथ डी लगा है, तो यहाँ पे लोअर और अपर लिमिट्स जो है काइनेटिक एनर्जी की ही आएगी। अब जैसे यहाँ है एक्स आई और एक्स एफ, ये लोअर लिमिट है, ये अपर लिमिट है, यहाँ से चलना शुरू किया था, यहाँ हम पहुँचे थे, तो ये लोअर और अपर लिमिट्स आप किस पे लगाएंगे, जहाँ पे डी एक्स होगा, यानी कि ये लोअर लिमिट्स इसकी आएंगी, एक्स आई टू एक्स एफ। और ये देखो काइनेटिक एनर्जी है, तो यहाँ पे डी काइनेटिक एनर्जी के साथ लगा है, तो यहाँ पे लोअर लिमिट काइनेटिक एनर्जी की आएगी और अपर लिमिट जो है इसकी आएगी। तो आपके पास ये लिमिट्स मैंने लगा दी। अब आपको पता है डिफ्रेंसिएशन और इंटीग्रेशन तो खत्म हो जाएगा। जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपके पास आएगा काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। जैसे इंटीग्रेशन ऑफ, जब हम dx करते थे, इंटीग्रेशन ऑफ dx वो क्या आता था आपके पास, x ही तो आता था। वैसे इंटीग्रेशन ऑफ d इंटू काइनेटिक एनर्जी है, तो d इंटू काइनेटिक एनर्जी को जब आप सॉल्व करोगे तो यहाँ पे सिर्फ काइनेटिक एनर्जी बचेगा। ओके, तो ये आया आपके पास ये टर्म, इसको जब आपने सॉल्व किया काइनेटिक एनर्जी, ब्रैकेट स्टार्ट होगी अपर लिमिट अपॉन लोअर लिमिट, तो ये अपर लिमिट
लोअर लिमिट, और ये वाली टर्म मैंने लेफ्ट हैंड साइड में लिख दी है यहाँ पे। क्लियर। अब नेक्स्ट क्या आएगा, ये क्या चीज़ होती है, ये होती है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स। ये आ गया आपके पास वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा। तो अपर, इसको फर्दर मैंने क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि ये वेरिएबल फोर्स है, dx के साथ ये इंटीग्रेट होगी नहीं, वेरिएबल फोर्स है, इंटीग्रेशन के बाहर भी नहीं जाएगी, इसीलिए इसको सॉल्व नहीं किया है, और मैंने इस पूरे की वैल्यू जो है वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स लिख दिया। तो यहाँ पे अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट से ये आ जाएगा। तो यही आपकी वर्क एनर्जी थ्योरम होती है कि वर्क डन बाय अ कांस्टेंट फोर्स और बाय अ वेरिएबल फोर्स इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी व्हेनेवर द बॉडी इज मूविंग। तो यहाँ पे वर्क डन बाय, दिस इज अ वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स, इट कम्स आउट टू बी काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल। फाइनल काइनेटिक एनर्जी को आप क्या लिखोगे, और करके हाफ एम बी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर विच इज़ द चेंज इन द काइनेटिक एनर्जी। दिस इज द वर्क एनर्जी थ्योरम। तो वर्क एनर्जी थ्योरम बाय अ वेरिएबल फोर्स की स्टेटमेंट भी वही आएगी कि वर्क डन इज ऑलवेज इक्वल टू चेंज इन इट्स काइनेटिक एनर्जी। क्लियर। तो नेक्स्ट इसके सब केसेस आती है, जैसे इसका आपका ये बन गया फॉर्मूला। तो यहाँ बोलते हैं इफ़ देयर इज़ नो चेंज इन द स्पीड ऑफ ए बॉडी, बॉडी की स्पीड में कोई चेंज ना है, तो बॉडी की स्पीड में चेंज नहीं आएगा तो इनिशियल और फाइनल स्पीड जो वो सेम ही होगी। तो यहाँ मैंने लिखा इफ़ देयर इज़ नो चेंज देन यू इज इक्वल टू वी। अब हमें पता है कि जब हम किसी भी बॉडी पे स्पीड में कोई भी चेंज नहीं आता तो उस पर किसी भी तरह की फोर्स नहीं लगती है, और अगर किसी भी तरह की फोर्स ना लगे तो वर्क डन के लिए आपकी दो कंडीशंस कंपलसरी होती है, एक फोर्स और एक डिस्प्लेसमेंट। जब किसी बॉडी की स्पीड में किसी भी तरह का चेंज ही नहीं आ रहा है तो उस पर किसी भी तरह की फोर्स नहीं लग रही है, यानी कि फोर्स नहीं लग रही है, तो वर्क डन भी क्या आएगा, उसमें ज़ीरो आएगा। तो वही आपका प्रूव होता है। जब आप इसमें पुट करेंगे तो u और v आपस में बराबर है, तो ये और ये जब बराबर है तो ये वाली टर्म और ये वाली टर्म भी इक्वल हो जाएगी। तो जब सेम टर्म्स को आप सब्ट्रैक्ट करोगे तो वर्क डन इज इक्वल टू ज़ीरो आ जाएगा। इट मीन, इसका क्या एग्जाम्पल है, वेन एवर अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ। आपको मैंने बताया था कि जब भी कोई बॉडी एक सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करती है, तो जब सर्कुलर पाथ में घूमती है तो वो हर एक पॉइंट पे उसकी जो स्पीड होती है वो कैसी होती है, कांस्टेंट होती है, क्योंकि जो भी फोर्स उस पर लगती है वो सिर्फ एक ही काम करती है, सेंट्रीपिटल फोर्स हम उसको बोलते हैं। उसका एक ही काम होता है, उसके हर एक पॉइंट पे डायरेक्शन को चेंज करना। डायरेक्शन चेंज होती है लेकिन हर एक पॉइंट पे मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड जो है वो सेम ही रहता है। अगर स्पीड सेम रहेगी, स्पीड सेम है, तो यहाँ पे हम कभी भी वेलोसिटी नहीं बोलते। काइनेटिक एनर्जी में हाफ एम स्पीड का स्क्वायर होता है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी स्केलर है, तो स्केलर में वेलोसिटी का कोई काम नहीं है। अगर इसमें वेलोसिटी होता तो वेलोसिटी जो है वो चेंज होती, लेकिन यहाँ पे हम बात करते हैं स्पीड की। तो वेन एवर अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देन एट एवरी पॉइंट इट्स मैग्नीट्यूड ऑफ स्पीड इज ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट, बट एट एवरी पॉइंट इट्स डायरेक्शन इज वेरिएबल। तो डायरेक्शन वेरिएबल होने की वजह से वेलोसिटी वेरिएबल हो जाती है, लेकिन स्पीड कैसी होती है, सेम होती है। तो वेन एवर अ बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ देयर इज, अगर स्पीड सेम है तो काइनेटिक एनर्जी भी कैसी रहेगी, सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। जब कोई चेंज नहीं आएगा तो वर्क डन ऑन अ बॉडी भी क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। ओके, सो नेक्स्ट सेकेंड पार्ट आता है, इफ़ देयर इज़ डिक्रीज इन द स्पीड ऑफ ए बॉडी। अगर बॉडी की स्पीड में डिक्रीज आएगा, यानी कि फाइनल स्पीड कम होगी और इनिशियल ज़्यादा होगी, तो आपके पास ये बनेगा। तो अगर फाइनल वैल्यू कम है, v कम है, तो हाफ एम वी स्क्वायर माइनस हाफ एम यू स्क्वायर है। तो ये जो आपकी टर्म है, ये वाला नंबर जो है वो ऑटोमेटिकली हाफ एम तो दोनों में कॉमन है, लेकिन v कम हो जाएगा तो ये वाला नंबर कम हो जाएगा, ये वाला नंबर बड़ा हो जाएगा। तो आप जब स्मॉलर नंबर से लार्जर नंबर को सब्ट्रैक्ट करते हैं देन यू विल गेट अ नेगेटिव वैल्यू। सो वर्क डन जो है वो नेगेटिव आएगा। ओके, तो इसका एग्जाम्पल आएगा कि जब भी आप एक बॉडी को वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में भेजते हो, तो जब भी बॉडी अपवर्ड डायरेक्शन में जाएगी तो ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में लगती है, जिसकी वजह से उसकी हर एक पॉइंट पे जो स्पीड है ना वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है। अगर आप यहाँ देखेंगे तो स्पीड उसकी ज़्यादा होगी, ऊपर देखोगे स्पीड कम हो जाएगी, यानी कि इनिशियल स्पीड उसकी ज़्यादा होती है और फाइनल स्पीड हर एक पॉइंट पे जो वो डिक्रीज़ करती जाती है। तो यहाँ पे जो है उसकी स्पीड डिक्रीज़ करेगी, यानी कि काइनेटिक एनर्जी भी डिक्रीज़ करेगी। सो वर्क डन बाय अ, क्योंकि ये नंबर जो है वो फाइनल स्पीड जो है वो कम होगी और इनिशियल स्पीड ज़्यादा होगी, तो वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स की जब आप बात करोगे वो हमेशा कैसा आएगा, नेगेटिव आएगा। इसके एग्जाम्पल हमने पहले भी डिस्कस किए। थर्ड आता है, इफ़ देयर इज़ इंक्रीज इन द स्पीड ऑफ ए बॉडी देन v जो है वो ज़्यादा होगा, u जो है छोटा होगा। तो ऑब्वियसली बात है ये नंबर बड़ा हो जाएगा, ये नंबर स्मॉलर। सो वर्क डन कम्स आउट टू बी अ पॉजिटिव नंबर। सो वेन एवर वी ड्रॉप अ बॉडी फ्रॉम अ टावर, तो ग्रेविटेशनल फोर्स उसको डाउनवर्ड डायरेक्शन में फोर्स लगाती है, जिसकी वजह से इनिशियली उसकी स्पीड जो है वो ज़ीरो होगी और जैसे जैसे वो नीचे जाता है उसकी स्पीड जो है वो इंक्रीज़ करती जाती है। तो यहाँ पे इनिशियल स्पीड
कम है और फाइनल स्पीड ज़्यादा है, यानी कि इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कम है और फाइनल काइनेटिक एनर्जी ज़्यादा है, सो वर्क डन जो पॉजिटिव आएगा. सो इन दैट केस द वर्क डन बाय अ ग्रेविटेशनल फोर्स इज पॉजिटिव. तो ये आपके पास उसके 3 सब केसेस आते हैं. ओके, सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज़ कोलिजन, जो बहुत इंपॉर्टेंट है. 5 मार्क्स का डायरेक्ट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं इसमें से. तो कोलिजन क्या है आपके पास? कोलिजन बहुत बेसिक सी टर्म है. जैसे कोलिजन की हम बात करते हैं, कोलिजन का मतलब जब 2 बॉडीज़ आपस में टकराती हैं, 2 बॉडीज़ या 2 पार्टिकल्स जब आपस में टकराएंगे और बिकॉज ऑफ दैट इंटरेक्शन, उनकी इंटरेक्शन की वजह से उनकी वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड या फिर डायरेक्शन जो है वो चेंज हो जाती है. जब भी वो आपस में टकराएंगे उनकी इंटरेक्शन की वजह से क्या चीज़ चेंज होगी? मैग्नीट्यूड ऑफ वेलोसिटी, जो 2 बॉडीज़ की वेलोसिटीज़ है उसमें चेंज आता है, या जिस डायरेक्शन में वो चल रही होती है उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाता है. तो कोलिजन को आप सिंपल सी टर्म में बोलोगे, व्हाट डू यू मीन बाय कोलिजन? बहुत सिंपल है. द टर्म कोलिजन रेफर टू द इंटरेक्शन बिटवीन द 2 बॉडीज़ ड्यू टू विच द डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ द वेलोसिटी ऑफ द कोलाइडिंग बॉडीज़ चेंजेस. और जो आप कोलिजन का कंसेप्ट लेके चलेंगे वहाँ पे हम एक चीज़ कंसीडर करके चलते हैं कि यहाँ पे जो भी आप बॉडीज़ कंसीडर करते हो उस बॉडीज़ पे एक्सटर्नल फोर्सेस जो एक्ट करती है वो नेग्लेक्टेड कंसीडर करते हैं. ठीक है, तो वहाँ पे जो भी आप बॉडीज़ देखोगे उन बॉडीज़ पे जो एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट है दैट इज़ कंसीडर्ड एज अ नेग्लेक्टेड पार्ट. ओके, उसको आपने नहीं कंसीडर करना है. आपकी जो भी सिस्टम बनेगा उस सिस्टम पे जो भी आप फोर्सेस लगा रहे होंगे या लग रही होंगी वो सिर्फ इंटरनल फोर्सेस होंगी. और एक्सटर्नल फोर्स, जैसे 2 बॉडी चल रही है, अब 2 बॉल ही चल रही है, आप 2 बॉल को ज़मीन पे फेंक दो, तो जब आप 2 बॉल को ज़मीन पर फेंकोगे तो वो ज़मीन जो है वो फ्रिक्शनलेस होनी चाहिए, क्योंकि हमने एक्सटर्नल फोर्सेस को नहीं कंसीडर करना है यहाँ पे. ओके, सो आपके पास जो वो बॉल आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद उन पे जो फोर्सेस लगेगी वो इंटरनल होगी, क्योंकि एक बॉडी जब दूसरे पे लगाती है फोर्स तो वो इंटरनल होती है. तो यहाँ पे आपने ये चीज़ बहुत ध्यान से रखनी है. ठीक है, अब यहाँ पे आपके टाइप्स ऑफ कोलिजन आते हैं. मेन 3 तरह के कोलिजन्स हैं. यहाँ से 5 मार्क्स के क्वेश्चंस बनते हैं और डायरेक्ट क्वेश्चंस आते हैं. तो आपके पास मेन 3 टाइप्स के कोलिजन होते हैं. फर्स्ट वन इज़ परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन, सेकेंड वन इज़ द इनइलास्टिक कोलिजन एंड द थर्ड वन इज़ परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन. अब आपको मैंने एक चीज़ बोली है, यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं कंसीडर करनी है. तो अगर हम हमने सिर्फ यहाँ पे देखना है कि जब सिस्टम के अंदर हम बॉडीज़ ले रहे हैं वो जब एक दूसरे पे फोर्स लगाते हैं तो कैसे वेलोसिटीज़ में चेंज आता है. ओके, तो बिकॉज ऑफ द इंटरनल फोर्सेस की वजह से जो चेंजेस आएंगे हम उसी को स्टडी करेंगे. ओके, तो यहाँ पे एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है कि यहाँ पे एक्सटर्नल फोर्सेस का इफेक्ट नहीं है. इफ़ in these cases the external forces are not involved, it means जो भी आप सिस्टम कंसीडर करेंगे वो सिस्टम सारे के सारे हम उसको आइसोलेटेड सिस्टम बोल सकते हैं. क्लियर? और हमने लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम भी पढ़ा है कि whenever the system is isolated then the total linear momentum of that system is always remain conserved, वो हमेशा conserved रहता है. तो आपके जो तीनों केसेस आएंगे इसमें कोई इफ एंड बट नहीं है. जो आपका लॉ है मैं उसी को बोल रही हूँ कि वो उस लॉ के अकॉर्डिंग अगर आपका सिस्टम जो आइसोलेटेड बन जाता है तो उस सिस्टम का जो है, सिस्टम का, बॉडीज़ का नहीं, पूरे सिस्टम का जो मोमेंटम है दैट विल ऑलवेज रिमेन कांस्टेंट, वो हमेशा कांस्टेंट रहेगा. ओके, सो ये तो सिस्टम एक्सटर्नल फोर्सेस है ही नहीं, यानी कि कोलिजन के जितने भी आप केसेस पढ़ोगे वो आइसोलेटेड सिस्टम पे लग रहे हैं. और अगर आइसोलेटेड सिस्टम पे लग रहे हैं तो इन तीनों केसेस पे जो भी आप सिस्टम कंसीडर करोगे उस सिस्टम का जो टोटल लीनियर मोमेंटम होगा जो आप लेंगे वो हमेशा कैसा होगा? वो कांस्टेंट ही होगा. क्लियर? तो आपका सबसे फर्स्ट पार्ट आता है परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन क्या चीज़ है. तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन का मैं आपको एग्जांपल दूंगी, फिर आपने उसको उस पर अप्लाई करना है. एक बॉल लो, उस बॉल को आपने ऐसे ग्राउंड पे हिट किया, बॉल लिया, ग्राउंड पे हिट किया, वो h हाइट से नीचे गिरा. ओके, और h हाइट से गिरने के बाद यहाँ पे ग्राउंड पे टच किया और इट विल रिबाउंड बैक और यहाँ आ गया A'. ओके, सो दिस हाइट इज ऑल्सो h. ये आ रहा है और ये जा रहा है. कितनी हाइट से गिराया? h हाइट पे गिराया, सरफेस से टकराया, टकराने के बाद वो उतनी हाइट पे पहुंचा जितनी हाइट से आपने फेंका था. इतनी हाइट से बॉल फेंका, गया, ज़मीन से टकराया, वापस आ गया. तो यहाँ पे क्या है? 2 बॉडीज़ के बीच में कोलिजन हुआ. कैसे कोलिजन हुआ? एक बॉल है, एक हमारा सरफेस है, यहाँ से टकराया, टकराने के बाद बॉडी वापस चली गई.
तो ये एक आइसोलेटेड सिस्टम है। आइसोलेटेड मतलब हाँ जी आ रहा है बॉल, टकरा रहा है, एयर रेजिस्टेंस वगैरह कुछ नहीं लेनी है, जब आया और वापस चला गया। तो यहाँ पे आपको सबसे पहली चीज़ है कि आइसोलेटेड है, यानी कि लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड होगा ही होगा। दूसरी बात, जो इसकी एनर्जी है यानी कि काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि मोशन में है, जो इसकी आप एनर्जी की बात करोगे, देखो आया था वो h हाइट से, ओके, तो जब h हाइट से आया तो नीचे गिरा, ओके, जब नीचे गिरेगा, गिरने के बाद फिर वापस चला गया, तो जितनी एनर्जी उसकी h हाइट से नीचे आया वैसे ही चलेगी ऊपर। अब जैसे आपको पता है कि जब कोई बॉल या बॉडी सरफेस के साथ टकराती है तो कुछ ना कुछ एनर्जी लॉसेस हो जाते हैं, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। सभी बच्चों को पता है कि जब ग्राउंड के साथ कोई चीज़ टकराएगी तो वहाँ पे कुछ तरह की साउंड एनर्जी प्रोड्यूस होती है, कुछ तरह की हीट एनर्जी प्रोड्यूस होती है। तो हीट एनर्जी कहीं बाहर से थोड़े ना आती है, ये जो बॉडीज़ हैं इनके पास जो एनर्जीज़ हैं उस एनर्जी का कुछ पार्ट जो है वो लॉस हो जाता है, एनवायरनमेंट में खर्च हो जाता है, क्लियर। लेकिन अगर यहाँ पे मान लो इस बॉडी के पास टोटल एनर्जी जो है वो उस एनर्जी का कुछ हिस्सा वो यहाँ पे हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी की फॉर्म में खर्च कर देता है, तो क्या वो सेम हाइट तक ऊपर जाता? बिल्कुल नहीं जाता। अब अगर वो सेम हाइट तक नीचे इधर से आ रहा है और फिर वापस उतनी हाइट पे जा रहा है, तो यहाँ पे हम एक चीज़ कंसीडर कर रहे हैं कि वहाँ पे किसी भी तरह का कोई भी एनर्जी लॉस नहीं हो रहा है, ठीक है। तो आपका जो सिस्टम है उसकी जो टोटल काइनेटिक एनर्जी है वो हमेशा कैसी रहती है? कंजर्व्ड रहती है, किसी भी तरह का कोई खर्चा ना हो। मोमेंटम तो कंजर्व्ड होगा ही होगा, आई थिंक वो आपको क्लियर हो गया होगा क्योंकि मैंने सिस्टम आइसोलेटेड लिया है। दूसरा, सेम हाइट तक जा रहा है तो देयर इज़ नो एनर्जी लॉसेज इन दिस केस, that's why the total kinetic energy of the whole system is also remain conserved. This is the type of perfectly elastic collision, and the perfectly elastic collision is that in which the both kinetic energy as well as the linear momentum of the system is always remain conserved. ये पूरी स्टेटमेंट आप खुद लिखेंगे बुक से, क्लियर। अब इनइलास्टिक कोलिजन क्या है? फिर से वो बॉल लो, आपने यहाँ पे गिराया, हिट किया, और हिट करने के बाद यहाँ पे आ गया बॉल। अब क्या हुआ? अब ये फिर आइसोलेटेड सिस्टम है। अगर आइसोलेटेड सिस्टम है तो लीनियर मोमेंटम तो सिस्टम का कंजर्व रहेगा ही रहेगा, उसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे, वो तो हमेशा तीनों केसेस में कंजर्व्ड ही रहते हैं। लेकिन यहाँ पे आया और कुछ हाइट तक गया, यानी कि यहाँ पे क्या हुआ होगा कि जब वो सरफेस के साथ टकराया होगा तो उसका कुछ एनर्जी जो है वो हीट एनर्जी और साउंड एनर्जी की फॉर्म में खर्च होगी। जब वो उसने खर्च कर दिया तो ऑब्वियस सी बात है वो उतनी सेम हाइट तक तो जा नहीं पाएगा, तो वो थोड़ी सी कम हाइट तक जाता है। तो इस तरह के कोलिजन को हम बोलते हैं इनइलास्टिक कोलिजन, जिसमें सिस्टम का लीनियर मोमेंटम तो कंजर्व्ड रहता है बट जो आपका काइनेटिक एनर्जी है वो क्या नहीं रहती? कंजर्व्ड नहीं रहती है, क्लियर। दैट इज द इनइलास्टिक कोलिजन। एंड द थर्ड इज द परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन क्या होता है? इसमें भी वही चीज़ आती है कि जिसमें सिस्टम की जो काइनेटिक एनर्जी है वो कंजर्व्ड नहीं रहती बट मोमेंटम कंजर्व्ड रहता है क्योंकि आइसोलेटेड सिस्टम है। फॉर एग्जांपल आपकी एक बुलेट है, ओके, और ये वुडन ब्लॉक है, बुलेट मूव कर रही है और ये वुडन ब्लॉक यहाँ रखा हुआ है, क्लियर। तो एक बॉडी ये आ गई, एक बॉडी ये आ गई, ये मूव कर रही है अपनी और ये स्टेशनरी ब्लॉक के साथ टकरा गई। ये स्टेशनरी ब्लॉक है, ठीक है। कौन सी स्टेज में है? ये रेस्ट पे है। जब ये आपस में टकराएंगे तो टकराने के बाद आप देखोगे कि जो बुलेट है वो इस वुडन ब्लॉक को प्रिक करके अंदर चली जाएगी। जब वो इसको प्रिक करेगी तो क्या वुडन ब्लॉक वही बैठा रहेगा? नहीं। मान लो स्टेशनरी पहले वो यहाँ था, लेकिन जैसे बुलेट उसको हिट करेगी तो हिट करने के बाद ये इस बुलेट के साथ, बुलेट उसके अंदर ही रही, क्लियर, उसको प्रिक करके यहाँ चलेगी और प्रिक करने के बाद बुलेट ने भी कुछ डिस्टेंस कवर किया और ब्लॉक ने भी थोड़ा सा डिस्टेंस कवर किया, क्लियर। जैसे ये आपका ब्लॉक है, यहाँ से बुलेट आ रही है तो इसको हिट किया, हिट करने के बाद बुलेट यहाँ प्रिक करती करती यहाँ पे रुक गई, लेकिन यहाँ पे रुक तो गई लेकिन ब्लॉक भी आगे चलना शुरू कर दिया, ठीक है। तो कोलिजन के बाद क्या चीज़ हुई? ये दो अलग अलग बॉडीज़ थी, लेकिन कोलिजन के बाद क्या हुआ? कोलिजन के बाद ये बॉडी इसको प्रिक करके, या फिर आप बोलो बुलेट जो है वो इस वुडन ब्लॉक के साथ स्टिक कर गई, उसके साथ एक ही सिस्टम बन गया और एक सिस्टम के बाद बनने के बाद वो एक ही डायरेक्शन में मूव करने लगे। जब वो मूव करने लगेंगे तो जो बुलेट की वेलोसिटी होगी और जो ब्लॉक की वेलोसिटी होगी वो सेम ही होगी। पहले तो ये रेस्ट पे था, यानी कि इसकी वेलोसिटी होगी 0 और इसकी कुछ ना कुछ वेलोसिटी होगी, लेकिन टकराने के बाद जब दो बॉडीज़ आपस में दे स्टिक टुगेदर, एक दूसरे के साथ अटैच हो जाते हैं,
और एज अ वन बॉडी वो मूव करना शुरू कर देते हैं फॉरवर्ड डायरेक्शन में, तो वो वाला सिस्टम जो बनता है दैट इज परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन बनता है। और इस सिस्टम में आइसोलेटेड है, तो बीइंग आइसोलेटेड सिस्टम द मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड बट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम इज नॉट कंजर्व्ड। दीज आर द थ्री मेन पार्ट्स ऑफ द इलास्टिक कोलिजन। याद रखेंगे आप, 1 मार्क्स के क्वेश्चन भी बन जाते हैं। व्हाट इज परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन? इन विच बोथ काइनेटिक एनर्जी एंड द मोमेंटम रिमेन कंजर्व्ड ऑफ द सिस्टम। In elastic collision, momentum remain conserved, but the kinetic energy is not remain conserved. In perfectly inelastic collision, both the bodies they will move in the forward direction as a one system. वो एक system बन के stick हो जाती है, चिपक जाती है एक साथ, और एक forward direction में move करना शुरू करती है as a one body. Clear? And after the collision, the velocities of both the bodies become one, same हो जाती है. And in this case, the kinetic energy is not conserved, but the linear momentum of the system remain conserved. Okay, so this is your topic of collision.